अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल मौजूद वगैरह में खुशामदीद कहते हैं। कौमी यूथ को खबर हो कि काजी के लिए एक नए आईनी ओहदे पर तकर्री की तैयारियां की जा रही हैं और कौमी यूथ को ये भी खबर हो कि काजी अभी मजीद 3 साल नहीं जा रहा और काजी कौमी यूथ के सीने पर इस तरह जो है ना वो मूंग दलेगा कि उनकी जो चीखें हैं वो 7वें आसमान तक भी सुनी जाएंगी। ना सिर्फ ये चीखें सुनी जाएंगी बल्कि वो तमाम लोग जो काजी के मामले को लेकर इस वक्त ओवर सेंसिटिव होने का मुजाहरा कर रहे हैं और वो इस बात का जनाब इसको टिल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि काजी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके एक फेवरेट के तौर पर काम कर रहा था। मेरा ख्याल है उनको भी अब ना सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी बल्कि उनके लिए भी जो सूरत हाल है वो जरा कुछ ज्यादा तल्ख होने का इम्कान पाया जाता है। जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया है कि काजी के लिए एक और आईनी ओहदे पर तकर्री के इम्कान पैदा हो गए हैं, इस हवाले से 2 प्लान जेरे गौर हैं। इनमें से प्लान ए पर अमल दरामद का आगाज भी हो गया है, जबकि प्लान बी यानी प्लान नंबर 2 पर भी अमल दरामद जो है वो प्लान ए की नाकामी के बाद होगा। क्या है ये प्लान ए, क्या है ये प्लान बी? काजी इस सिस्टम की बका के लिए क्यों जरूरी है और क्या वाकईतन काजी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के एक टूल के तौर पर काम कर रहा है? सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और खास तौर पर इन प्लान्स जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं इस पर इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी। और अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो आपको गुज़िश्ता 24 घंटे में जमीयत उलमाए इस्लाम की एक्टिविटीज पर नजर रखना होगी, खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान पर जो कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कहने की सलाहियत रखते हैं और खास तौर पर जमीयत उलमाए इस्लाम के 2 अहम तरीन रहनुमा जिनमें जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब शामिल हैं और उनके साथ साथ अब्दुल गफूर हैदरी साहब शामिल हैं। अगर इनको इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो से हम आउट कर दें तो हमारे सामने ये प्लान ए और प्लान बी की जो पिक्चर है वो किसी सूरत भी क्लियर नहीं होगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो गुफ्तगू जो उन्होंने की है हालिया दिनों के अंदर जो खास तौर पर चीचा वतनी में, तो उसको किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मौलाना ने चीचा वतनी में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए जो उनकी पंच लाइन थी वो ये थी कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ सकेगी और अगर 27वीं आईनी तरमीम को लाने की कोशिश की गई तो उसकी भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये भी कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अच्छा वक्त गुजारा, वो गैर मुतनाज़ा चीफ जस्टिस के तौर पर ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। हम इन्हें इंतहाई कद्र की निगाह से देखते हैं और नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश करता हूं। मौलाना फजलुर रहमान का यह भी कहना था कि अब पार्लिमान का एक किरदार सामने आ गया है तो अदलिया पर उठने वाले सवालात का रास्ता बंद हो जाएगा। उनका यह भी कहना था कि SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर हमने फ्रीकैन से अपील की कि एहतजाज ना करें, ना आईनी तरमीम का मसला छेड़े। उनका यह भी कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ सकेगी, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। सूद के खात्मे का फैसला अदालती मामला है। शरीयत कोर्ट ने सूद के खात्मे के लिए 31 दिसंबर 2027 का वक्त दिया था, लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट 1 साल तक फैसला ना दे सकी तो शरीयत कोर्ट का फैसला खुद ब खुद मौसर हो जाएगा। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया वो है आइन में 27वीं तरमीम। अब ये आइन में 27वीं तरमीम का काजी के हवाले से प्लान ए के साथ क्या ताल्लुक है और अगर हमने इस ताल्लुक को जानना है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो अभी तक चीजें सामने नहीं आई उसके हवाले से क्लियर कट वर्डिक्ट क्यों दे रहे हैं, तो इसके लिए कामरान मुर्तजा साहब जो कि जमीयत उलमाए इस्लाम के एक अहम तरीन रहनुमा है और जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम की तैयारी हो रही थी, कामरान मुर्तजा साहब पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट उस वक्त की जो जमात है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे यानी JUI की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर ही JUI ने आईनी अदालत के चैप्टर को क्लोज करते हुए आईनी बेंचेस का जिक्र किया। तो उनका कहना था कि ना सिर्फ 200 मुकदमे ने पाए, अब 200 के लिए एक नया जुडिशियल स्ट्रक्चर कैसे कायम किया जा सकता है। और उस वक्त यही खौफ था कि जनाब इस आईनी अदालत के हेड के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले ड्राफ्ट में यही एक तजवीज आई थी कि किसी भी
रिटायर्ड जज को, जो हालिया दिनों के अंदर रिटायर हुआ हो, उसको इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जा सकता है 3 साल के लिए। और उस वक्त ऑपोजिशन को महज यही खौफ तारी था कि अगर काजी को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबरा मुकर्रर कर दिया गया तो फिर काजी तो है वो तो जनाब जीने नहीं देगा। अब होता क्या है, होता यह है कि अब एक ट्रांजिशन मुकम्मल हो गई। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब रिटायर हो गए और आज जनाब याहिया अफरीदी साहब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, ऐवान सदर के अंदर जाकर अपने ओहदे का हल्फ लेंगे और उसके बाद अब रोज सोमवार वो ऑफिशियली अपनी जो अदालती काम है, अदालती जिम्मेदारियां हैं, वो कोर्ट रूम नंबर 1 में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में अदा करना शुरू कर देंगे अगले 3 साल के लिए अनइंटरप्टेड। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर गुज़िश्ता 4 रोज से जैसे ही ये ऐलान हुआ है कि जनाब काजी फायज ईसा साहब की जगह पर अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आ रहे हैं, इस दौरान निहायत ही तेज रफ्तारी से पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्तलिफ जज साहिबान हैं हर एक मुकदमे को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर रेफर करना शुरू हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद अपने ही 3 दिन के अंदर कम से कम 4 मुकदमात को इस बिना पर सुनने से इनकार कर दिया कि इसके अंदर किसी न किसी हवाले से आईनी सवाल है। और उसके बाद ये एक फ्लड गेट है जो खुल गया। जस्टिस आयशा मलिक की तरफ से केसेस गए, जस्टिस शाहिद वहीद की तरफ से केसेस गए, खुद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से भी केसेस जा रहे हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और वहां पर जिस मसले ने भी आना है उसके अंदर कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल तो मौजूद ही रहेगा। लिहाजा मौलाना साहब की तरफ से ये कहना कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं आएगी, वो इनफैक्ट एक मर्तबा फिर मरकजी पोजीशन पर आने की कोशिश है, क्योंकि जिस रफ्तार से मुकदमात कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर जा रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान आने वाले दिनों में अपने कोर्ट रूम में बैठकर 6 महीने चोरी की या 2 मरले जमीन के ऊपर कब्जे की जो केसेस हैं वो भी सुन रहे होंगे और मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे और उसके बाद जो जज साहिबान हैं वो आपस में बैठ के 12 डैनी खेलेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो वजीर कानून जनाब आजम नजीर तारड़ साहब के ऐलान के मुताबिक अगले हफ्ते से काम का आगाज कर देंगे, उनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस अपना, और खासतौर पर चूंकि एक 5 रुकनी बेंच है, वो अपनी पूरी इस्तादाद के साथ भी अगर काम करेगा तब भी वो इन मुकदमात को नहीं निपटा सकेगा। लिहाजा उसके बाद बॉल वापस पार्लियामेंट के अंदर आएगी और पार्लियामेंट एक मर्तबा फिर 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी के अमल का आगाज करेगी, जो चंद जराए के मुताबिक जिस पर ऑलरेडी ही काम का आगाज हो चुका है। और यही वो मरहला होगा जहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने बानी चेयरमैन के लिए जो अबूशा बीबी साहिबा हैं उन जैसी कोई रियायत को तलाश करने की कोशिश करेगी। और मौलाना साहब इस मर्तबा भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉपुलैरिटी के घोड़े पर सवार होकर अपने लिए खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसी गुंजाइश को तलाश करने की कोशिश करेंगे जिसकी बिना पर वो अगले इंतखाबात, जिसका वो बारहा मुतालबा कर चुके हैं और चीचा वतनी में भी उनकी तरफ से इसी बात का मुतालबा किया गया है कि नए इंतखाबात इस वक्त की जरूरत है। तो उसके लिए जो इस वक्त के मौलाना साहब के करीब तरीन इत्तेहादी हैं यानी जनाब इमरान अहमद खान न्याजी, हाल मुकी मडियाला जी, उनकी जमात ही खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान साहब की सबसे बड़ी हरीफ होगी। लिहाजा इमरान खान साहब या बुशरा बीबी को इस वक्त जो रिलीफ मिल रहा है, मौलाना साहब उसकी भरपूर कीमत सूद समेत वसूल करेंगे। और देखना यह है कि इमरान खान साहब उनको ये सूद समेत अदायगी कैसे करेंगे और इसके लिए कौन सा इब्तदाई फार्मूला इनके दरमियान तय पाया है। अब नुक्ता वहीं पर वापस आ जाएगा, यानी प्लान ए की तरफ। माजी में जब ये 26वीं तरमीम का नुक्ता जेर बहस था तो उस वक्त भी रिटायर्ड जज को बतौर चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लगाने का ऑप्शन मौजूद था। और इस मर्तबा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से 27वीं आईनी तरमीम से पहले ही मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला रवां हफ्ते यानी जो हफ्ता शुरू हो चुका है इसी हफ्ते में आने का इम्कान है। यानी जो मंडे से हफ्ता शुरू होने जा रहा है, जब से नए चीफ जस्टिस अपना उहदे का हल्फ वो जो है चार्ज लेंगे, उसी कमिंग वीक के अंदर ही मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी जजमेंट दे देगा। और उस जजमेंट को मेरा ख्याल है कि मद्देनजर रखा जाएगा मौजूदा चीफ जस्टिस के उस नोट से जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिया गया। यानी तमाम जमातों को चाहिए था कि
वो एक मरतबा पे जनाब रुजू करें इलेक्शन कमीशन से। और चूंकि अब चीजें उस हद से आगे बढ़ चुकी हैं, लिहाजा मौजूदा चीफ जस्टिस के जहन को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नहीं मिलेंगी और मुअत्तल की गई नशिस्तें ना सिर्फ बहाल हो जाएंगी बल्कि उसके नतीजे में मौलाना साहब की ये जो इस वक्त की बारगेनिंग पोजीशन है, जिसकी वजह से मौलाना साहब एक मरतबा फिर थ्रेटनिंग पोजीशन पर आए हुए हैं कि जनाब 27वीं आईनी तरमीम आई तो वो एहतजाज करेंगे, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा है कि ऐसी सूरत में बॉल उनके कोर्ट से निकल जाएगा और बॉल चली जाएगी पीपल्स पार्टी और नून लीग के हाथ में। और ये दोनों इस मरतबा इस कार्ड को बहुत ही ज्यादा, वो कहते हैं ना ब्रूट मेजॉरिटी, इसी तरीके से ब्रूट मेजॉरिटी के साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगी और उसके नतीजे में आईनी अदालत भी बनेगी। काजी फायज ईसा साहब उसके चीफ जस्टिस भी बनेंगे और उसके साथ साथ ये जो आर्टिकल 18 के अंदर तरमीम है उसके लिए भी ऑप्शन को तलाश किया जाएगा और सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देते हुए इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का फैसला मिलिट्री कोर्ट्स तक रेफर कर दिया जाएगा। अब जहां तक जिक्र किया मैंने आपको प्लान बी का, तो उस प्लान बी के लिए भी हुकूमत की तरफ से तैयारियां या उसके ऊपर गौर फिक्र किया जा रहा है कि जनाब इस प्लान के ऊपर भी हम अमल दरामद कर सकते हैं अगर किसी न किसी तरीके से मजबूर हो गए कि हम 27वीं आईनी तरमीम ना ला सके। अब 27वीं आईनी तरमीम इस वक्त मौलाना साहब से ज्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर बेस करती है और इलेक्शन कमीशन का फैसला फेवरेबल आने की सूरत में गवर्नमेंट इस लेवल पर जाएगी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को और उसके फैसलों को मद्देनजर रखते हुए इस बात की तरफ जाएगी। दूसरी जानिब काजी साहब के हवाले से ये प्लान भी या इस तरह की चीजें इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं और चूंकि जनाब इस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपनी तकर्री के आखिरी अय्याम में और उनके मेरा दिसंबर के अंदर उनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद एक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री होगी। अब 26वीं आईनी तरमीम में अगरचे इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि अगर नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री में ताखीर होगी तो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपना काम जारी रखेगा उस वक्त तक जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना आ जाए। और चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन दोनों का मुत्तफिक होना जरूरी है, लिहाजा उसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो जरा थोड़ी सी हमारे सामने जरा मुश्किल सूरत हाल को जनरेट करती हैं। और इस सूरत हाल में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री है उसके लिए भी जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का नाम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सामने आने का इम्कान है। और अगर चूंकि दोनों में इत्तफाक नहीं होगा तो इसका फैसला करेंगे जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब इस बात का फैसला करेंगे कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। अब इस सूरत हाल में चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके ऊपर एतमाद नहीं है, गवर्नमेंट उनके ऊपर एतमाद करी है, तो याहिया अफरीदी साहब का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और शायद वही लम्हा होगा जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस बात का तयन करेंगे कि क्या वो इस सारी सूरत हाल में जो अपना वजन है वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब यानी मुक्तदर ताकतों के पलड़े में डालेंगे या वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पलड़े में डालेंगे। यही कुछ इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, लेकिन इस प्लान बी पर अमल दरामद होना मुझे जरा मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि प्लान ए ही ना सिर्फ फीजिबल है बल्कि प्लान ए के ऊपर ही अमल दरामद होना मेरा ख्याल है कि वो सबसे ज्यादा काबिल अमल होगा मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के लिए, क्योंकि इसके साथ साथ वो और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं। ये बात तय है, इसके अंदर किसी को कोई इबहाम नहीं रहना चाहिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम का आना तय है और उसके लिए बुनियादी जो अवामल हैं वो भी दस्तयाब हैं। और अब जिस तरीके से केसेस जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, ये कहना भी कुछ ज्यादा वो नहीं है मुश्किल कि बहुत जल्द हमें 27वीं आईनी तरमीम की आवाज खुद अदलिया की तरफ से उठती हुई नजर आएगी और फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।